हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के नोट्स। क्लास 6 के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैप्टर एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जाके PDF ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक का। क्लास 7 में 8 चैप्टर हैं जिसके बारी बारी से मैं नोट्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। जिसमें पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दूसरा है राजा और उनके राज्य। तीसरा चैप्टर है दिल्ली, 12वीं से 15वीं शताब्दी। चौथा है मुगल, 16वीं से 17वीं शताब्दी। पांचवा चैप्टर है जनजातियां, खनाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। छठा है ईश्वर से अनुराग। सातवां चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और आठवां चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, आप लोग जाके वहां से जरूर पढ़ लें। इसमें हम लोग पहले चैप्टर का नोट्स देखेंगे जो है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें हम लोग मानचित्र नक्शे के बारे में बात करेंगे, नई और पुरानी शब्दावलियों, इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, क्षेत्र और साम्राज्य जिसमें भाषा तथा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, पुराने तथा नए धर्म को देखेंगे, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानचित्र और नक्शे के बारे में। 12वीं सदी के अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 ईस्वी में विश्व नक्शे का एक हिस्सा बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया। इसके नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां उत्तर भारत है और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। एक बार आप लोग चैप्टर देखेंगे और मैप उसमें है तो उससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ चैप्टर देखने के बाद ही आप लोग नोट्स देखें। 18वीं सदी के आरंभ में गिलॉम द लिस्ले ने 1720 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र बनाया जो अल इद्रिसी के मानचित्र के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया। यूरोपीय नाविक व व्यापारी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार इतिहास के अध्ययन और लेखन का विशेषज्ञ होता है। जो इतिहास का अध्ययन करता है और इतिहास का लेखन करता है वही इतिहासकार कहलाता है। स्रोत को देखें तो सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री स्रोत के रूप में इतिहास में देखे जाते हैं। इसी में आता है अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में राज्य व राष्ट्रीय सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। जो स्टेट या नेशनल लेवल के आर्काइव होते हैं उसे ही अभिलेखागार बोला जाता है। नस्तक लिपि जो बाईं ओर से लिखी जाती है, फारसी या अरबी के लिए यह लिपि पढ़ना आसान होता है। शिक्षत लिपि जो दाईं ओर से लिखी जाती है, यह अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन, जबकि नस्तक लिपि वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, नस्तक लिपि बाईं ओर से और शिक्षत लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है। और इन दोनों में क्या डिफरेंट है इसको समझ लेंगे एक बार। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहली बार वृत्तांत 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद यानी 1358 में लिखा। अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जिसका पीरियड है 700 से 1750 ईस्वी। इसमें तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन के बारे में बात करेंगे और सामाजिक गतिशीलता कैसे बढ़ी इसके बारे में बात करेंगे। प्रौद्योगिकी परिवर्तन में देखें तो सिंचाई, रहट पद्धति, हथियार, बारूद, भोजन जिसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी उपयोग होने लगा था। सामाजिक गतिशीलता के बारे में देखें तो
राजपूत, जिन्हें राजपुत्र भी कहा जाता है, समुदाय का महत्व 8वीं से 14वीं सदी तक बढ़ गया, जो योद्धा और क्षत्रिय के रूप में इस क्षेत्र में थे। समाज में जाति, उपजाति, व्यवसाय, जाति पंचायत आदि चीजें देखने को। हिंदुस्तान जो आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत का नाम है, इसके बारे में देखेंगे। 13वीं सदी मिन्हाज ए सिराज फारसी इतिहासकार हैं 13वीं सदी के, जिनका नाम है मिन्हाज ए सिराज, हिंदुस्तान का आशय पंजाब से बताते हैं, जिसमें हरियाणा तथा गंगा यमुना के क्षेत्र शामिल थे। राजनीतिक क्षेत्र के रूप में वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भूक्षेत्र को बताते हैं। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो भारत को भौगोलिक व सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। ये अमीर खुसरो बताते हैं भारत को भौगोलिक व सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जाता था। 16वीं सदी के बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति के वर्णन के लिए बताता है। ये बाबर बताता है, जिसमें दक्षिण भारत क्षेत्र शामिल नहीं था। ये तीनों लोग जो हिंदुस्तान का क्षेत्र विस्तार बता रहे हैं, उसमें दक्षिण भारत क्षेत्र शामिल नहीं था, ये याद रखेंगे। पर्यावरण परिवर्तन, जंगलों की कटाई होने लगी और कृषक वर्ग और ज्यादा हो गए। अब देखते हैं पर्यावास किसे बोला जाता है। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली ही पर्यावास कहलाती है। अब बात करेंगे भाषा तथा क्षेत्र, जो अमीर खुसरो के द्वारा ये बताया गया है। जो भी चीजें देखेंगे, जो 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो के द्वारा भाषा तथा क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया है। हर क्षेत्र की अलग भाषा और संस्कृत को अलग वे में बताते हैं अमीर खुसरो। हर क्षेत्र की अलग भाषा में देखें तो सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरी गुजरात, मावारी तमिलनाडु, गौड़ी बंगाल, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदी नहीं है हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोला जाता था। वहीं संस्कृत की बात करें तो अमीर खुसरो बताते हैं संस्कृत एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, केवल घड़ी कैलेंडर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक संगठन परिवर्तन के आधार पर बांटा गया। बड़े युग को काल के आधार पर बांटा गया। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 काल में बांटा, जिसमें थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये अंग्रेजी इतिहासकार बांटे थे भारतीय इतिहास को 3 काल में, जिसमें है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब देखते हैं पुराने और नए धर्म, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव, नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण, ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे। नए धर्मों का आगमन, जिसमें कुरान शरीफ जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, भारत में पहली बार 7वीं सदी में व्यापारियों व अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। ये कुरान शरीफ जो थी वो भारत में पहली बार 7वीं सदी में व्यापारियों या जो प्रवासी थे उनके जरिए भारत पहुंचा। बात करें मुसलमान, जिसे 2 प्रकार का बताया जाता है, शिया और सुन्नी। शिया जो थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को विधि समस्त नेता मानते थे, वो शिया कहलाते थे। और सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे। और खलीफा क्या होता था? तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाला ही खलीफा होता था। तो ये था क्लास 7 का चैप्टर 1। अगले वीडियो में चैप्टर 2 देखेंगे। एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, आप लोग नोट्स बनाना चाहिए।
है।